हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी 7वीं क्लास होगी। इससे पहले हमारी 6 क्लास हो चुकी है, तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। सभी क्लासेस की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है और हमने CDP, हिंदी और कंप्यूटर की भी क्लासेस ली हैं, तो वो सभी क्लासेस भी जिन्होंने नहीं देखी होगी वो जाकर देख सकते हैं। सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो आप जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ये आपके शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3 मतलब कि सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता, इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपका जो CG टेट अभी होने वाला है, जो 2024 में होने वाला है, जिसका पेपर है आपका जून में, उसके लिए भी ये काम आएगी। और आपका CTET जो कि जुलाई में होने वाला है, उसमें भी ये काम आएगी। तो जो आपका सामाजिक विज्ञान है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काम आएंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो हम सामाजिक विज्ञान का अभी सीरीज़ चला रहे हैं, इसमें आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट को आपको यहाँ बताया जा रहा है, तो आप लास्ट तक इसमें ज़रूर बने रहेंगे। और जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, प्लस PDF नोट्स भी यहाँ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। PDF नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी क्लासेस की PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जा रही हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपके प्रारंभिक राज्यों के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे महाजनपद और आपके जनपद के बारे में। इन सभी के बारे में इस लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, और पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे, उसके बाद इससे जो रिलेटेड MCQs हैं उन्हें हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे, क्योंकि एंड तक देखने से ही आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो समझ में नहीं आएंगे। तो लास्ट तक आप इसमें ज़रूर बने रहेंगे। सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं, प्राचीन समय में राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। जो आपके राजा होते थे वो लोगों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु आज से लगभग 3000 वर्ष पहले राजा बनने की प्रक्रिया में बदलाव हुए। जो आपके प्राचीन समय में राजा थे वो लोगों के द्वारा चुने जाते थे, लेकिन जो आपके 3000 वर्ष पहले जो राजा बनने की प्रक्रिया होती थी उसमें बदलाव हुए। वो जो बदलाव थे, उस समय कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यज्ञों के द्वारा वो राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इसमें से आप देख सकते हैं, अश्वमेघ यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जो कि राज्य विस्तार से संबंधित था। अश्वमेघ यज्ञ के बारे में आप याद रखेंगे कि यह एक ऐसा ही आयोजन था जो कि राज्य विस्तार से संबंधित था। अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। जो अश्वमेघ यज्ञ होता था उसमें जो राजा होता था वो बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। जो अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा होता था उसे बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था, और यज्ञ में जितने भी राजा आमंत्रित रहते थे वो उस राजा के लिए उपहार लाते थे। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब आगे इसमें लिखा गया है, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। जो राजा होता था उसे राजा सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। वैश्य समाज का तीसरा वर्ग था। जो वैश्य था वो समाज का तीसरा वर्ग था। जो आपकी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने 4 वर्गों के बारे में पढ़ा था, जो कि आपका था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सभी के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। तो वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। तो इसमें वही लिखा गया कि जो वैश्य था आपका, वो समाज का तीसरा वर्ग था। इनका प्रधान कार्य कृषि, गोरछा, वाणिज्य तथा व्यापार था। जो वैश्य समाज था, जो इनका कार्य था वो प्रमुख
कृषि, गोरछा, वाणिज्य और व्यापार था। समाज का चौथा वर्ण आपका शूद्र था। इनका प्रधान कार्य जो था वो द्विजातियों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य की सेवा करना था। तो जो शूद्र थे वो इन तीनों की सेवा करते थे। इन्हें कई धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। शूद्र जो थे इनसे बहुत ही भेदभाव किया जाता था। इन्हें इसीलिए किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था और ये प्रथा उसी समय से शुरू थी। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे जनपद के बारे में। जो जनपद था उसका शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता था। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा कहलाने लगे। जो आपके महायज्ञ करते थे वो राजा अब जन के राजा नहीं कहलाते थे बल्कि जनपदों के राजा कहलाने लगे, जो कि आपका जनपद है। जनपद का अर्थ ही होता है जन के बसने की जगह। अब इसमें आगे आप देख सकते हैं पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजो खेड़ा इनमें से प्रमुख है। जो जनपदों की बस्तियों की खुदाई की थी उसमें आप ये प्रमुख नाम को याद रखेंगे, जिसमें है आपका दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजो खेड़ा जो है इनमें से प्रमुख है। इन तीनों के नाम आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं खुदाई से पता चलता है कि वे लोग झोपड़ियों में रहते थे। खुदाई से हमें बहुत सी चीज़ों का पता चलता है और इसी में से हमें पता चला कि वो जो लोग थे वो झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसल को उगाते थे। तो इन सभी के नाम भी आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कई धूसर और लाल रंग के होते थे। इनके नाम भी आप याद रखेंगे। जो मिट्टी के रंग थे वो धूसर और लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। ये नाम आप इसमें याद रखेंगे। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। जो इन मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे वो सरल रेखा और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होते थे। तो इन सभी पॉइंट्स को आप इसमें याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। हमने अभी देखा जनपद के बारे में, अब हम महाजनपद के बारे में देखेंगे। तो महाजनपद के बारे में लिखा गया है कि करीब 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गया, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जो जनपद थे जिनमें से जो महत्वपूर्ण जनपद हुए उन्हें ही महाजनपद का नाम दिया गया। आगे इसमें दिया गया है कि अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण कराया था। जो आपकी महाजनपद होती थी वो अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किले बंद किए गए थे और जो इनके चारों ओर बहुत ऊंची दीवारें बनाकर इसे निर्मित किया जाता था और ऐसा लगता था कि वो दूसरे राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण करते थे। इसमें आप आगे देख सकते हैं कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। इस प्रकार से जो उस टाइम के जो राजधानियाँ थी उसमें जो राजा थे वो अपनी राजधानी को बहुत ही विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके रखते थे। सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों की व्यवस्था करनी पड़ती थी। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं आप अब राजा सेना रखने लगे। जो राजा थे वो अपने लिए सेना भी रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे वर्ष रखा जाता था। जो सिपाही थे उन्हें नियमित वेतन दिया जाता था और पूरे वर्ष भर उन्हें रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। जो कुछ भुगतान होता था वो आहत सिक्कों के रूप में भी होता था। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 16 जनपदों के नाम, जो महाजनपद हैं, इनके नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं
इसमें दिया गया है कि महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व 16 महाजनपदों का उद्भव हो चुका था। जो आपके महात्मा बुद्ध थे उनके जन्म के पहले ही 16 महाजनपदों का उद्भव हो चुका था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में तत्कालीन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। जो आपका बौद्ध ग्रंथ है उसमें ये नाम आप याद रखेंगे अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ में आप भगवती सूत्र का नाम याद रखेंगे। इसमें आपके 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों के वज्जी और मल्ल गणतंत्र थे, शेष सभी राजतंत्रात्मक राज्य थे। जो 16 महाजनपद थे उसमें ये विशेष नाम आप इसमें याद रखेंगे। जो वज्जी और मल्ल थे वो गणतंत्र थे, बाकी सभी जो थे वो राजतंत्र थे। इस प्रकार से हम देखते हैं महाजनपद एवं उनकी जो राजधानियाँ थे उसके बारे में। तो आपके 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ थी उनके बारे में हम देखेंगे और इन सभी के नाम आप याद रखेंगे। इनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला महाजनपद है आपका अंग और उसकी राजधानी थी चंपा। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। मगध की राजधानी थी गिरिव्रज जिसे आप राजगृह भी कहते हैं। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी जिसे आप महिष्मती भी कहते हैं। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। गांधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी हाटक। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और जो आपका पांचाल था उसकी राजधानी थी काम्पिल्य। अश्मक की राजधानी थी पेतन या पोटली। मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा या कुशीनगर, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मल्ल और वज्जी के जो राजधानी थे उन्हें आप याद रखेंगे क्योंकि ये जो आपका था वो गणतंत्र राज्य था और बाकी ये सभी आपके राजतंत्रात्मक राज्य थे। तो इस प्रकार से इन दोनों के जो राजधानियाँ थी उन्हें आप याद रखेंगे। जो आपका मल्ल था उसकी राजधानी थी कुशीनारा या कुशीनगर। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। शूरसेन की राजधानी थी मथुरा। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर और वज्जी की राजधानी थी विदेह एवं मिथिला। और आपके जो कौशल है उसकी राजधानी थी श्रावस्ती या अयोध्या। कौशल के बारे में भी आप इसे याद रखें क्योंकि अयोध्या से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे तो इन सभी 16 जो महाजनपद और उनकी राजधानियों के नाम हैं उन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। तो मगध था वो सर्वाधिक शक्तिशाली था। इसके अतिरिक्त कौशल, वत्स एवं अवंती भी शक्तिशाली महाजनपद थे। इन सभी के नाम भी आप याद रखेंगे। 16 महाजनपदों में अश्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। जो 16 महाजनपद में अश्मक जो था वो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल में गणराज्यों मतलब कि गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिनमें से प्रमुख है कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनारा के मल्ल जो उत्तरी है, वैशाली के लिच्छवी। इन सभी के नाम आप इसमें याद रखेंगे। ये सभी नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य जो था वो वैशाली का लिच्छवी था। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने राजतंत्र को सर्वाधिक प्रचलित और उत्कृष्ट शासन पद्धति माना है। गांधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को वार्ता शस्त्रोपजीविनः कहा जाता था। ये नाम भी आप इसमें याद रखेंगे। तो इस प्रकार से जो मेन पॉइंट्स थे उन सभी के नाम आप इसमें याद रखेंगे। इनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जो प्रारंभिक राज्यों में कर की व्यवस्था थी उसे हम देखेंगे। जो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। जो महाजनपद के राजा थे उनके द्वारा जो उपहारों पर निर्भर न रहकर वो सभी के ऊपर नियमित रूप से कर वसूलने लगे। कर की प्रथा यहीं से ही आरंभ होती है। अब इसमें आप देख सकते हैं जो फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। 1/6 है ये हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। तो ये आप याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में
कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। शिकारियों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो ये सभी जो है कर कहलाती थी और इसे 1/6वां हिस्सा इसके लिए निर्धारित किया गया था। तो इतना भाग उन्हें कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे कि किस वर्ग को कौन सा कर इसमें देना पड़ता था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो प्रारंभिक राज्य में कृषि परिवर्तन हुए थे उनके बारे में हम देखेंगे। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। पहला परिवर्तन तो यह हुआ कि हल के फाल जो प्लवशेयर थे अब लोहे के बनने लगे। जो आपके हल के फाल थे वो अब लोहे के बनने लगे। कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। जो लकड़ी के फाल थे वो टूट जाते थे, इसीलिए उसके बाद लोहे के फाल से जो ज़मीन है उसे जोता जाता था, जो कि आपके मजबूत होते थे। इसमें आगे आप देख सकते हैं, इससे फलों की उपज बढ़ गई। लोहे से जो ज़मीन को जोता जाता था उससे आपके फलों की उपज बढ़ गई। दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। जो धान था उसका रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी, भूमिहीन खेतीहार, मजदूर और कुंभकार करते थे। तो ये 2 परिवर्तन आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मगध के बारे में। मगध के बारे में हम देखेंगे लगभग 200 वर्ष के अंतर्गत मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये नाम भी आप इसमें याद रखेंगे, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं कि जो मगध से होकर गुजरने वाली जो नदियां हैं वो उनका क्या नाम है। तो आप याद रखेंगे गंगा और सोन। गंगा और सोन को आप याद रखेंगे। ये 2 प्रमुख नदियां मगध से होकर बहती थी। ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मगध के बारे में और आप देखेंगे, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। जो हाथी थे उन्हें पकड़कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती थी। टाइप से जो क्वेश्चन है वो आपके सीटेट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन में। तो इन सभी के नाम आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट है आपका, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। मगध के 2 शक्तिशाली शासकों के नाम भी आप इसमें याद रखेंगे। पहला नाम आप याद रखेंगे बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। अन्य महाजनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। जो ये शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इनके नाम आप याद रखेंगे। और जो आपका महापदानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, इनके नाम भी आप याद रखेंगे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह जो आधुनिक राजगीर है कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बनाया गया। ये नाम भी आप इसमें याद रखेंगे। जो बिहार में पहले था राजगृह जो कि आधुनिक राजगीर कहते हैं हम उसे, वो मगध की राजधानी बनी रही कई सालों तक। बाद में जो इसकी राजधानी बनी वो थी आपकी पाटलिपुत्र, जिसे आप आज का पटना कहते हैं। तो ये सभी नाम आप इसमें याद रखेंगे राजधानी के तौर पे। अब हम आगे देखेंगे, अभी हमने देखा मगध के बारे में, अब हम देखेंगे वज्जी के बारे में। मगध के नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। ये पॉइंट्स भी आप इसमें याद रखेंगे। जो मगध के नज़दीक थी वो वज्जी राज्य थी, उसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे यण या संघ कहते थे। जो यहाँ की शासन व्यवस्था थी उसे हम गण या संघ के नाम से जानते थे। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था तथा संघ का तात्पर्य संगठन या सभा से होता है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखेंगे। जो गण आपका होता है उससे कई सदस्यों वाले समूह के लिए उपयोग किया जाता है और संघ का तात्पर्य होता है संगठन या सभा से। तो ये दोनों नाम आप इसमें याद रखेंगे और जो उनके अर्थ है उसे भी आप याद रखेंगे।
गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। एक सभा बनाकर ये सभी चीज़ों को वहाँ पर ये चर्चा करते थे। नेक्स्ट है, इसमें बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्ध और महावीर किससे संबंधित होते थे। तो गण और संघ दोनों से संबंधित थे, तो इनके नाम भी आप याद रखें। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। दीर्घ निकाय में वज्जी संघ का वर्णन मिलता है, ये भी पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। जो आपका दीर्घ निकाय है ये प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, इसे भी आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। जो इनका राज्य था वो अब से लगभग 1500 वर्ष पहले तक चला, लेकिन जो बाद में गुप्त शासक आए उन्होंने गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इस प्रकार से आप संघ और गण के बारे में ये सभी चीज़ें याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जो भारत से बाहर के प्रारंभिक राज्य थे उनके बारे में हम देखेंगे। लगभग 2500 वर्ष पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। ये कहाँ के लोग थे? तो एथेंस के लोग थे। इन्होंने जो है एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे ही प्रजातंत्र या गणतंत्र का नाम दिया गया था। इसमें आप देख सकते हैं यह व्यवस्था लगभग 200 वर्षों तक चली। इसमें 30 वर्ष से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ये सभी पॉइंट्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनमें से सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप के देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। वहाँ एक सभा भी थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए वर्ष भर कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभा में नागरिक भाग ले सकते थे। जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं इसमें से उसे मैं बताते हुए चल रही हूँ, तो लास्ट तक आप इसमें ज़रूर बने रहे क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में दोबारा रिपीट भी हो सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ थी वो लॉटरियों के द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। उस टाइम जो महिलाएं थी उन्हें जो है नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारियों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक के अधिकार नहीं मिले थे। तो इसमें आप देख सकते हैं जो पुरुष थे सिर्फ उन्हें ही नागरिकता का अधिकार मिला था और जो खदानों, खेतों, घरों और कार्यशाला में काम कर रहे दासों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं मिला था। और जो औरतें थी मतलब कि महिलाओं को भी नागरिकता का दर्जा नहीं मिला गया था। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। अब यहाँ तक हमने देखा जो आपके जनपद और महाजनपद थे उनके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से देखा, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो भी MCQs हैं उन्हें हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप भी MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने MCQs सही हुए और आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। ये जो सभी क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आगे भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो लास्ट तक आप इसे ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी? गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती या कौशाम्बी। तो जब हमने महाजनपदों के राजधानियों के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि मगध की जो आरंभिक राजधानी थी वो थी हमारी गिरिव्रज। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिव्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस शासक ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत के राज्य में चिकित्सार्थ के लिए भेजा था? अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार या कालाशोक। इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से आपको सत्य कथन बताना है। 2500 से 3000 वर्ष पहले कुछ जगहों पर जन द्वारा शासक चुना जाता था।
अश्वमेघ यज्ञ राज्य विस्तार से जुड़ा एक यज्ञ था। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है यह आपसे पूछा गया है। अश्वमेघ यज्ञ में राजा की स्थिति महत्वपूर्ण होती थी। अश्वमेघ यज्ञ में अन्य राजाओं की स्थिति दर्शक की भांति होती थी। अश्वमेध यज्ञ में राज पुरोहित राजा की विजय की कामना करता था या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे असत्य पूछा है, तो इसमें से सत्य है सभी, तो असत्य कोई भी नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जनपद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से असत्य कथन आपको बताना है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। महायज्ञ को यज्ञ कराने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा मानने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता था। आपको इसमें सत्य कथन बताना है, तो इसमें सत्य हो जाएगा ए और बी दोनों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असत्य है, यह आपसे पूछा गया है। 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। राजा अब सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे वर्ष रखा जाता था या इनमें से कोई नहीं। आपसे असत्य पूछा गया है, तो इसमें से सभी सत्य हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। महाजनपद काल में प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे कहा जाता था कर, भाग, हिस्सा या उपहार। तो इसे कहा जाता था भाग। जो 1/6वां हिस्सा था इसे भाग के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार से इसका आंसर आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से किस महाजनपद में गणतंत्र की शासन की व्यवस्था थी? वज्जी, मगध, अवंती या वत्स? तो इसका आंसर हो जाएगा जो गणतंत्र की शासन की व्यवस्था थी वो थी वज्जी। वज्जी के साथ साथ मल्ल भी आपके गणतंत्र राज्य के अंतर्गत आता था और बाकी जो आपके थे राजतंत्र के अंतर्गत आते थे। तो इनमें से दो नाम आप याद रखेंगे, वज्जी और मल्ल। इन्हें आपके गणतंत्र का शासन कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जैन ग्रंथ में तत्कालीन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। भगवती सूत्र, जैन सूत्र, आचरांग सूत्र या फिर महावीर सूत्र? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भगवती सूत्र। जो जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जो सूची मिली है वो मिली है भगवती सूत्र के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट है हमारा, आपको इसमें जोड़ी मिलानी है। तो महाजनपद और उनकी राजधानी को आपको बताना है कि कौन से महाजनपद की राजधानी कौन सी है। तो आपके वत्स की राजधानी हो जाएगी आपकी कौशाम्बी, गांधार की राजधानी हो जाएगी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हो जाएगी हाटक और शूरसेन की राजधानी हो जाएगी मथुरा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। गांधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को क्या कहा जाता था? तक्षशिला क्षत्रिय, उच्च वर्ग क्षत्रिय, वार्ता शस्त्रोपजीविना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वार्ता शस्त्रोपजीविना कहा जाता था गांधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को। तो ये नाम आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व 16 महाजनपदों का उद्भव हो चुका था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में तत्कालीन महाजनपदों की सूची मिलती है। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है वो इसमें सही हो जाए, क्योंकि ए और बी दोनों इसमें सही हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के संदर्भ में कौन सा असत्य है, यह आपसे पूछा गया है। 16 महाजनपदों के वज्जी और मल्ल गणतंत्र थे, शेष सभी राजतंत्रात्मक राज्य थे। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली है। इसमें अशमक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे स्थित था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये सभी इसमें सत्य हैं। हमने थ्योरी में इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा था, तो जिन्होंने भी थ्योरी को अभी तक अच्छे से नहीं समझा है वो जाकर उसे 2 से 3 बार देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन आंसर अच्छे से बनने लगेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे रिपीट करके देखिए, सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। महाजनपद काल में कृषि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। यहाँ के लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। उपरोक्त में से कौन सा असत्य है, यह आपसे पूछा गया है।
तो इसमें आपसे असत्य पूछा गया है, तो इसमें से असत्य कोई भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाए, क्योंकि ये दोनों इसमें सही हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मगध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गंगा और सोन नदियां जैसी मगध से होकर बहती थी। मगध में 2 शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु थे। बिहार में राजगृह, जो कि आधुनिक राजगृह में है, कई सालों तक मगध की राजधानी रही, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको असत्य बताना है, तो इसमें आपका उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये सभी सत्य हैं इसमें। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? कुशीनगर, मथुरा, उज्जैनी या चंपा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुशीनगर। मल्ल और वज्जी के बारे में मैंने बताया था कि ये दोनों नाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी आपकी है कुशीनगर, तो इसका नाम आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। महाजनपद काल में राजा कृषकों से उनकी उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में लेते थे? 1/2, 1/6, 1/8 या 1/16? इसका आंसर हो जाएगा 1/6। 1/6 इसमें कर के रूप में लेते थे, और इसे क्या कहा जाता था? तो इसे भाग कहा जाता था। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूती किलेबंदी थी। वह इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करती थी। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। वे उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। इनके आसपास लकड़ी, ईंटों तथा पत्थरों की उपलब्धि थी। इसका आपको सही आंसर बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। वह उनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करती थी। जो आपकी किलेबंदी थी, महाजनपदों की जो मजबूत किलेबंदी बनाई गई थी, वे उनकी शक्ति और समृद्धि को प्रदर्शित करती थी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता या वैदिक काल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाजनपद। महाजनपद इसमें बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि इसमें ही कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था, जो कि आपका था महाजनपद काल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र या यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। इसे मगध के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो आज हमने देखा महाजनपद और जनपद के बारे में। तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, तो आप सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये सभी फ्री क्लासेस हैं जो कि यहाँ आपको प्रोवाइड की जा रही है। और इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।